में इससे पहले बात की है मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर, और मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर बात करते हुए हम लोगों ने एक तो उनके युग की स्थिति को देखा और दूसरे उनके काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनमें कालानुसरण की क्षमता है, खड़ी बोली के उन्नायक हैं, गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, या साहित्य का एक लंबा व्यापक फलक उनके पास मौजूद है, या मानवतावादी कवि हैं, या भारतीय संस्कृति के व्याख्याता हैं, या उपेक्षित पात्रों का चरित्र परिष्कार करने में सक्षम हैं, या नारी स्वाभिमान के रक्षक हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप देखें कि हमने अभी अपने विभिन्न वक्तव्यों में मैथिली शरण गुप्त की इन 8 विशेषताओं का या 8 काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण किया, जाना और पहचाना। आज हम उनकी 9वीं विशेषता की बात करते हैं, वह राष्ट्रीयता के स्वर। राष्ट्रीयता के स्वर से हमारा तात्पर्य ये है कि हम सब जानते हैं कि द्विवेदी युग जो है वह एक प्रकार से जागरण सुधार काल है। जागरण है अपने राष्ट्र के प्रेम के प्रति, और हम सभी जानते हैं कि 1857 तक जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे पूर्व हमारे लिए भले ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में राष्ट्र की परिकल्पना कुछ भी मिलती हो, लेकिन क्षेत्रीयता ही या एक विशेष क्षेत्र के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव वह राष्ट्र प्रेम को इंगित करता था। हम सबको मालूम है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपना अवध नहीं छोड़ूंगा, मैं कानपुर नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए छोटी छोटी प्रतिबद्धताएँ जो रियासतें थीं, वही हमारा राष्ट्र प्रेम मान लिया जाता था। लेकिन समय बदला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक नई परिकल्पना हमारे सामने पुनः साकार हुई, और उस समय चूँकि देश परतंत्र था और 1885 में कांग्रेस के गठन से लेकर जो नई राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित होने लगे थे, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, इन सब ने एक नई दृष्टि दी थी, तो वहाँ पर एक राष्ट्रीयता की नई भावना, नई चेतना जागृत होती हुई दिखाई पड़ी। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया तो इसी कारण से कहा गया कि उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना अपार मात्रा में प्राप्त होती है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैथिली शरण गुप्त की किताब भारत भारती का प्रकाशन और महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, भारत आना लगभग 1-2 साल के अंतर के बीच रहा है, और गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे मैथिली शरण गुप्त जी, और मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचना गांधी जी को भी आलोड़ित किए रहती थी। मित्रों, ये जो राष्ट्रीयता के स्वर की हम जो बात कर रहे हैं, तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में आपने सुना होगा कि भारत भारती एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, और इसको कहा जाता था कि ये युवाओं की गीता है। जिस प्रकार प्रभात फेरी में लोग विभिन्न प्रकार के गीत गाकर निकलते थे, उसी प्रकार से उस समय मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती युवाओं की गीता बनकर प्रभात फेरियों में इसका गायन किया जाता था। गुप्त जी की ये राष्ट्रीय भावना जो है, ये तुलसीदास और गांधी, इनको मिलाकर हमारे सामने आती है। एक तो यह है कि इनकी जो राष्ट्रीय भावना है वह बिल्कुल दैन्य और पाखंड से रहित है। वह दीनता की बात नहीं करते, वह पाखंड की बात नहीं करते, बल्कि वह पूर्ण रूपेण देश के प्रति समर्पित हो जाने को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी और
उनको प्रेरणा देने वाले कुर्री रसौली राजा रामपाल सिंह ने जब उन्हें प्रेरणा दी कि आप हाल ही के मुसद्दस की भांति हिंदू धर्म पर आधारित कोई काव्य रचना करो, तो उन्होंने भारत भारती की रचना करी और जिसमें उन्होंने 3 खंड लिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उसकी ये पंक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो ये भारती यहाँ एक और हिंदी जैसी वाणी की बात करते हैं, वहीं अपनी पुस्तक भारत भारती चर्चा करते हैं, और तीसरी ओर भारत के जन के कल्याण की भी कामना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और गुप्त जी ने अपने इस काव्य में भारत के अतीत, भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य के प्रति एक आशा का भाव जागृत किया है। अगर आप देखें, मैंने पहली बात कही कि गुप्त जी का हेलो, कोई समस्या? हाँ सर, पंक्तियाँ एक बार फिर से बता दीजिए। अरे बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं बेटा, कहीं भी पढ़ लोगी इसको। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। गुप्त जी की राष्ट्रीयता की जो प्रमुख बात है वह है प्राचीन के प्रति अनुराग। प्राचीन के प्रति अनुराग हम जानते हैं, यह अतीत के गौरव का गान द्विवेदी युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। और मैथिली शरण गुप्त जी का भी ये मानना था कि हम जिस परतंत्रता में रह रहे हैं और उस परतंत्रता से मुक्ति के लिए अगर हमें अपने गौरवशाली अतीत को याद करना पड़े, या वह हमारा गौरवशाली अतीत जो हमें ऊर्जा दे सके, यानी कि वर्तमान में परतंत्र सरकार के कारण जो हमको विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे अंदर निराशा या हताशा का भाव आ रहा है, तो निराशा और हताशा के भाव को दूर करने के लिए हमें अपने अतीत में झांकना चाहिए, जहाँ पर कि हमारे पास कुछ अच्छे पल, कुछ गौरवमय क्षण और कुछ ऐसी चीज़ें हों जिन पर कि हम गर्व कर सकें, और वह जो अमूल्य धरोहर है हमारी, वह हमें प्रेरणा देंगी कि हम अपने वर्तमान को सुधार सकें। तो गुप्त जी ने भी अपने राष्ट्रीयता के स्वर में प्राचीन के प्रति अनुराग प्रकट किया है। जैसे कि चाहें तो 1-2 पंक्तियाँ नोट कर लें, भारत भारती की हैं, नोट करें आप लोग। शैशव दशा में, शैशव माने बालपन है ना, शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, यानी कि संसार के विभिन्न देश जो है जिस समय बाल अवस्था में थे। फिर देखिए अगली पंक्ति, निःशेष, निःशेष विषयों में तभी, निःशेष, ना में छोटी की बिंदी, छोटी की मात्रा और विसर्ग, और फिर शेष, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। यानी जब सारा संसार बाल्यावस्था में रह रहा था, उस समय बहुत सारे विषयों में, जितने भी विषय हैं उन सब में हमने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी।
संसार को, अगली पंक्ति नोट करें, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। फिर से देख लें, शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, यानी जिस समय पूरे विश्व के कई देश अपनी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। तो बहुत से ऐसे विषय जितने थे उन सब में हमने परिपक्वता, प्रौढ़ता जो है वह परिपक्वता का परिचायक है, यानी कि हम पहले से अधिक मैच्योर हो गए थे, परिपक्व थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान दी। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, की लिखिएगा आखिरी में, काय की शिक्षा दी, आचार की, यानी आचार व्यवहार, आचार कैसा होना चाहिए हमारा, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। ये गौरव है हमारा, ये अतीत का जो गौरव है हमारे पास, ये हमें ऊर्जा देता है नए के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में। फिर देखें गुप्त जी की दूसरी विशेषता इस राष्ट्रीयता के स्वर में सुनाई पड़ती है, बलिदान और त्याग की प्रेरणा। बलिदान और त्याग की प्रेरणा। गुप्त जी ने एक प्रसिद्ध काव्य लिखा है गुरुकुल। गुरुकुल जो कि गुरु गोविंद सिंह पर आधारित है, और हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मुगलों ने जो है वह दीवार में चुनवा दिया था। तो उसी पर गर्व प्रकट करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने बलिदान की, यानी अगर हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो हमें अपने राष्ट्र पर प्राण न्यौछावर करने में, अपने बलिदान को देने में, राष्ट्र के लिए कुछ भी त्याग करने में किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और यह गुप्त जी गुरुकुल की पंक्तियों के माध्यम से कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। पंक्तियां नोट करें गुरुकुल की, जो बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती हैं। जिस कुल जाति देश के बच्चे, जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हैं यों बलिदान, जिस कुल देश जाति के बच्चे दे सकते हैं यों बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो, उसका वर्तमान कुछ भी हो, पर भविष्य है बड़ा महान, पर भविष्य है बड़ा महान। तो मैथिली शरण गुप्त की ये विशेषता रही है कि वह त्याग और बलिदान के माध्यम से राष्ट्र की सेवा की प्रेरणा देते हैं और लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, और जो लोग वर्तमान से क्षुब्ध हैं उनके अंतर्मन में नई ऊर्जा भरने के लिए अतीत के गौरव का गान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये
गुप्त जी के राशिता के स्वर हैं और लंबी चौड़ी बातचीत इस पर हो सकती है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर इतनी ही आवश्यकता है तो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद एक बिंदु और आता है गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत, जिसे हम मोटे तौर पर कहते हैं कि गुप्त जी प्रगतिशील एवं नव जागरण के उन्नायक हैं। अब थोड़ा सा ये अलग आपको लग रहा होगा कि प्रगतिशील और नव जागरण के उन्नायक, क्योंकि प्रगतिवादी युग तो जो है 1936 के बाद आता है, लेकिन वह वाद है और यह एक प्रक्रिया है। तो प्रगतिशीलता कवि का एक विशेष गुण है हमारे सामने। और आपको याद होगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी युग को हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण कहा था। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण कहा था और गुप्त जी इस युग के जो है वह प्रतिनिधि कवि रहे हैं। मित्रों, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर एक अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एडम्स, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एडम्स के स्वदेश पत्र में प्रकाशित एक पत्र का उल्लेख किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने स्वदेश पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एडम्स के एक पत्र का उल्लेख किया है, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के आधुनिक विकास की चर्चा की है। अमेरिका के आधुनिक विकास की चर्चा की है। मैं चाहता हूं इन पंक्तियों को आप लोग नोट करें। नोट करें इन पंक्तियों को जो एडम्स के पत्र की हैं। मुझे राजनीति और विशुद्ध, मुझे राजनीति और विशुद्ध का अध्ययन करना है। मुझे राजनीति और विशुद्ध का अध्ययन करना है, जिससे मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने की सुविधा हो सके। मुझे राजनीति और विशुद्ध का अध्ययन करना है, जिससे मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने की सुविधा हो सके। मेरे बेटों को, फिर लिखें आगे, मेरे बेटों को पढ़ना चाहिए। गणित और दर्शन, कॉमा भूगोल, कॉमा प्रकृति इतिहास, स्थापत्य संतरण, स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं, स्थापत्य संतरण आर्किटेक्चर, चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, थोड़ा सा देखिए चूक गए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, एक लाइन बीच में छूट गई है। मेरे बेटों को पढ़ना चाहिए गणित और दर्शन,
भूगोल, प्रकृति इतिहास, स्थापत्य संतरण, और इसके बाद चित्रकला लिख दिया है हम लोगों ने। इसके बीच में लाइन है वाणिज्य और कृषि। स्थापत्य संतरण के बाद लिखें वाणिज्य और कृषि, जिससे फिर उनके पुत्रों को अधिकार मिले कि वे चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला पढ़, निर्माण और चीनी साजी, निर्माण और चीनी साजी सीख सकें। देखिए, इसमें एडम्स ने बदलते हुए परिवेश के अनुसार नए ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ जो पारंपरिक कलाएं हैं उनके अध्ययन को भी प्रेरित किया है। लेकिन इसमें जो मुख्य चीज़ सामने आती है, जहाँ पर वह कहते हैं कि मेरे बेटों को गणित और दर्शन, भूगोल, नेचुरल साइंस आदि चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो ये बदलते हुए समय की आहट है। इसी तरह से या इस पंक्तियों को देखने के बाद जो उस समय की मांग है, हमें मैथिलीशरण गुप्त की काव्य में भी दिखाई पड़ता है। गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन के वेदना के जो बांग्ला में लिखा हुआ मेघनाथ वध काव्य था, उसका अनुवाद किया था। गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन के मेघनाथ वध का बांग्ला अनुवाद किया था। और आप देखें कि जो अभी हमने एडम्स का कथन कहा है, उसके कितने नज़दीक जो है गुप्त जी इस नए युग को ले जाने के लिए कटिबद्ध दिखाई पड़ते हैं। पंक्तियां नोट करें। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। देखो दिनों दिन बढ़ रहा, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अगली पंक्ति देखें। अब तो उठो, अब तो उठो, क्यों पढ़ रहे हो, अब तो उठो, क्यों पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में। अब तो उठो कौमा, क्यों पढ़ रहे हो कौमा व्यर्थ सोच विचार में। सुख दूर कौमा जीना भी कठिन है। श्रम बिना संसार में। ये देखिए, जो समय परिवर्तन हो रहा था, जिस आधुनिक ज्ञान की ओर अमेरिका के राष्ट्रपति संकेत कर रहे थे, मैथिलीशरण गुप्त भी अपनी कविताओं के माध्यम से उस नए युग के अनुकूल। क्या कह रहे हो?
बोल दीजिए। आ रहे हैं। नए युग के अनुकूल गुप्त जी जो है अपनी काव्य सर्जना कर रहे थे। ये जो पंक्तियां हैं, क्योंकि पहले कहते हैं जब जागरण जो है बंगाल में आया था और बंगाल में माइकल मधुसूदन ने जो मेघनाथ वध लिखा था उसका बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। तो गुप्त जी की ये पंक्तियां जो अभी हम लोगों ने नोट की हैं कि सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है जिसमें विज्ञान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब तो उठो, क्यों पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में। गुप्त जी कहते हैं कि आलस मत करो, किसी बात की दुविधा मन में मत रखो, क्योंकि जो नया युग आ रहा है वह विज्ञान पर आधारित युग है। और इस युग की क्या विशेषता होगी? सुख दूर, जीना भी है कठिन, श्रम बिना संसार में। कि श्रम करना, सुख दूर, जीना भी है कठिन, श्रम बिना संसार में। कि बिना श्रम के संसार में जीवन यापन करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके बाद गुप्त जी की एक विशेषता और देखते हैं, वह है सर्वधर्म समन्वय। किसी भी राष्ट्र की विकास के लिए जो विभिन्न संप्रदाय धर्म हैं उनमें समन्वय की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। भारत अपनी अनेकता में एकता की संस्कृति के लिए विश्वविख्यात रहा है। गुप्त जी भी यह जानते थे कि परतंत्र भारत को मुक्ति का मार्ग किसी एक नौका पर या एक धर्म पर या एक संप्रदाय पर आधारित होकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पूरे भारतवासी एक साथ मिलकर, एकजुट होकर वह राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लें। आप लोगों को भारतेंदु का बलिया वाला व्याख्यान शायद आपने पढ़ा हो तो ध्यान होगा, नहीं है तो आप एक बार नोट कर लें उसको। 2-3 पंक्तियां हैं। भारतेंदु का बलिया वाला व्याख्यान बड़ा प्रसिद्ध है, उसकी पंक्तियां नोट करें। इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों, सबका हाथ पकड़ो, सबका हाथ पकड़ो। ये भारतेंदु ने कहा था। और गुप्त जी की पंक्तियां नोट करिए, देखिए वो क्या कहते हैं सर्वधर्म के समन्वय के लिए। गुप्त जी की पंक्तियां नोट करें। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान, यहाँ राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। यानी गुप्त जी सर्वधर्म समन्वय पर बल देते हुए दिखाई पड़ते हैं। मित्रों,
इसको फिर नोट करके देखें आप। भारतेंदु का बलिया वाला व्याख्यान देखें। हेलो, भारतेंदु के बलिया वाले व्याख्यान में देखें, इस महामंत्र का जप करो, लिख रहे हैं ना, इस महामंत्र का जप करो जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सबका एक हाथ पकड़ो, सबका एक हाथ पकड़ो, यानी सब लोग मिलजुल कर हिंदुस्तान यानी भारत के लिए तत्पर दिखाई पड़ो। ये भारतेंदु कहते हैं। गुप्त जी की एक रचना है मातृ मंदिर, उसकी पंक्तियां हैं जो मैंने अभी आपसे कही थी। मातृ मंदिर एक रचना है गुप्त जी की, जिसमें कि आप देखेंगे वैसे तो गुप्त जी के साहित्य में सर्वधर्म समन्वय विभिन्न स्थानों पर है, लेकिन ये सीधा सीधा जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये पंक्तियां लिखवा रहा हूँ मातृ मंदिर की। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। फिर अगली पंक्ति, राम रहीम बुद्ध ईशा का, राम रहीम हिंदू मुसलमान दे रहे हैं, बुद्ध ईशा का, राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एकसा ध्यान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एकसा ध्यान यहाँ। एक और पंक्ति, दो पंक्तियां और नोट कर लें, एक उदाहरण और देख लें सांप्रदायिक सौहार्द का। हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो, हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो, एक नौका पर यहाँ, हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो, एक नौका पर यहाँ, जो एक का होगा अहित, जो एक का होगा अहित, तो दूसरे का हित कहाँ। हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो, एक नौका पर यहाँ, जो एक का होगा अहित, तो दूसरे का हित कहाँ। सप्रेम हिलमिल कर चलो, साप्रेम हिलमिल कर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी। सप्रेम
हिलमिल कर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी, पीछे हुआ सो हो गया, पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो सभी। पीछे हुआ सो हो गया, यानी जो अपना अतीत वह भुला दो, जहाँ हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ करता था, अब सामने यानी आगे अपने भविष्य देखो। तो गुप्त जी का काव्य इस तरह से सर्वधर्म समन्वय स्थापित करता हुआ भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और अंतिम बिंदु है काव्य विधाओं में नवीन प्रयोग। ये मैंने आपसे पहले भी बात की है। अंतिम बिंदु देखें, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, 2-3 मिनट का समय बचा है केवल। काव्य विधाओं में नवीन प्रयोग। गुप्त जी मूलतः प्रबंध कवि हैं, किंतु उन्होंने, मैंने कहा था कि कालानुसरण की क्षमता करते हुए जैसे जैसे काव्य की प्रवृत्तियां बदलती रहीं, वैसे गुप्त जी भी अपने मूल को बनाए रखकर शिल्प के स्तर पर नए नए परिवर्तन करते रहे। जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने छायावाद की तरह गीत शैली में लिखा। आगे जो प्रगीत की परंपरा आई तो प्रगीत शैली को अपनाया। रेडियो नाटक वगैरह आए तो उनके आधार पर आत्म संलापात्मक शैली को अपनाया। विष्णुप्रिया जैसे काव्य में गद्यात्मक काव्य को भी उन्होंने जो है प्रश्रय दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त जी ने नवीन विधाओं के लिए भी अपने आप को निरंतर शोधन किया। जैसे जैसे नवीन काल आता गया, नवीन प्रवृत्तियां आती गईं, वैसे द्विवेदी जी ने भी अपने आप को परिवर्तित किया। तो मित्रों, ये हमारा जो गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं हैं, यह बिंदु जो है समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग कल जो है जब बात करेंगे, तो कल हम लोगों के बीच में साकेत की मौलिक उद्भावनाएं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? और कोई आप लोग को समस्या बच्चों?